बात 1979 की है। SLV-3 रॉकेट की लॉन्चिंग थी। रॉकेट को छोड़ा जाना था और महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम 19 साल से इस प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहे थे। कलाम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी थे। दुनिया के सारे बड़े मीडिया हाउस यहीं पर मौजूद थे। सभी की नज़रें इस मिशन पर थी। उल्टी गिनती शुरू हुई। ये देश का बहुत बड़ा सपना था, रॉकेट टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने का। लॉन्चिंग होते ही SLV-3 हवा में उड़ा। रॉकेट ने पहली स्टेज पार कर ली, लेकिन दूसरी स्टेज पर जाने के बाद इंजन ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड बाद रॉकेट समंदर में गिर गया। अब्दुल कलाम इस मिशन के हेड थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जवाब देंगे? रिपोर्टर देश के पैसे की बर्बादी के आरोप लगाएंगे, ये सोचकर वे बहुत घबराए हुए थे। तभी इसरो के चेयरमैन सतीश धवन उनके पास आए और बोले, तुम लैब में जाओ और अगले रॉकेट लॉन्च की तैयारी अभी से शुरू कर दो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालता हूँ। वहाँ पर चिल्लाते हुए व सवाल करते हुए रिपोर्टरों से सतीश धवन ने कहा, इस नाकामी की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन ठीक 1 साल बाद हम फिर से रॉकेट लॉन्च करेंगे और वो रॉकेट यही टीम बनाएगी। सतीश धवन ने कलाम को हताश और निराश नहीं होने दिया। दोबारा से पूरी टीम जोश के साथ अगले मिशन पर लग गई। जब अगले साल 1980 में भारत ने रॉकेट छोड़ा तो वो सफलता से अंतरिक्ष में सेट हो गया। अब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बार सतीश धवन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे अब्दुल कलाम। धवन ने कामयाबी का पूरा श्रेय कलाम और उनकी टीम के माथे पर बांध दिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कलाम के प्रति ऐसा था उनके वरिष्ठों का विश्वास। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे APJ अब्दुल कलाम का निधन 2015 में आज ही के दिन यानी 27 जुलाई को हुआ था। आज हम पलटेंगे कलाम की जिंदगी के अनछुए पन्नों को झरोखा के इस खास एपिसोड में। डॉक्टर कलाम के बाल जीवन पर उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन का गहरा प्रभाव पड़ा था। शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उन दिनों तमिलनाडु में दिनमणि अखबार की मांग सबसे ज़्यादा थी। अखबार में जो कुछ भी छपा होता था उसे समझने में कलाम उस समय समर्थ नहीं थे, लेकिन एक बच्चे की उत्सुकता अखबार को देखकर बढ़ जाती थी। कलाम अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र ज़रूर डालते थे। साल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब कलाम की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। युद्ध के बीच ही बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई थी। हालांकि कलाम को इसकी वजह नहीं पता थी, फिर भी उन्होंने इमली के बीजों को इकट्ठा करना और परचून की दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। इससे उन्हें हर रोज़ एक आना मिल जाता था। उस वक्त विश्व युद्ध की वजह से भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। इसका असर ये हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव बंद हो गया। ऐसी स्थिति में भाई शमसुद्दीन के अखबारों के बंडल रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती गाड़ी से गिरा दिए जाते थे। जब शमसुद्दीन को एक ऐसे मददगार की ज़रूरत पड़ी जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनकी मदद करता, तब बालक कलाम उनका हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हुए। इस तरह कलाम को पहली तनख्वाह भाई शमसुद्दीन के हाथों मिली। कलाम का शहर रामेश्वरम एक छोटा सा टापू था। इसकी उच्चतम चोटी गंधमादन पर्वतम थी। इस चोटी पर चढ़कर आप सारे रामेश्वरम को देख सकते हैं। नारियल के हरे पत्ते हर तरफ दिखाई देते थे। रामनाथ स्वामी मंदिर गोपुरम आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। यहाँ के लोगों की कमाई का साधन नारियल की खेती, मछली व्यापार और पर्यटन है। यह स्थान इस पवित्र तीर्थ स्थल के कारण प्रसिद्ध हुआ था। रामेश्वरम का पवित्र पर्यटन स्थल भारत का मशहूर पर्यटन स्थल है जो हर समय दर्शनार्थियों से भरा रहता है। इस छोटे से शहर में मुख्यतः हिंदुओं के ही घर थे, कहीं कहीं मुस्लिमों के घर भी थे और कुछ ईसाई परिवार भी यहाँ रहा करते थे। इस शहर में सभी शांति से रहा करते थे। कलाम के पिता ने उन्हें उनके दादाजी के दादाजी की कहानी सुनाई थी, जिन्होंने एक बार रामनाथ स्वामी मंदिर की मुख्य मूर्ति बचाई थी। एक प्रमुख त्यौहार में भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से एक जुलूस के साथ मंदिर परिसर में ले जाया गया था। एक बार इस समारोह के दौरान लगातार घटित होने वाली घटनाओं के चलते न जाने कब मूर्ति एक टैंक में जा गिरी और किसी को इसका पता ही न चला। लोगों को जब इसका पता चला तो वे इसे आने वाली विपत्ति का संकेत समझकर भयभीत हो गए, लेकिन भीड़ के बीच एक शख्स ने अपना धैर्य नहीं खोया था और सतर्कता के साथ पानी के टैंक में छलांग लगाकर उस मूर्ति को कुछ ही देर में निकाल लाया था। वे अब्दुल कलाम के दादाजी थे। अब वहाँ मौजूद लोगों की खुशी की सीमा न थी।
मंदिर के पुजारी खुशी से झूम रहे थे, वे उन्हें धन्यवाद दे रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि उनका धर्म मुस्लिम है, लेकिन किसी के मन में इसे लेकर कोई दुराभाव नहीं था। कलाम के पूर्वज को किसी हीरो की तरह ख्याति मिली। उसके बाद घोषणा की गई कि हर त्यौहार में मंदिर की ओर से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें मुदल मर्यादाई का आदर दिया जाएगा। यह एक अद्वितीय सम्मान था जो मंदिर की ओर से दूसरे धर्म को मानने वाले को दिया जाता था। यह मर्यादाई कई पीढ़ियों तक, कई वर्षों तक चलती रही। बाद में कलाम के पिताजी को भी मर्यादाई सम्मान दिया जाता था। कलाम की शिक्षा और परिवेश का फर्क उनके व्यक्तित्व पर भी खूब पड़ा और इसी संगम के बूते वह आगे चलकर दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। राष्ट्रपति पद का जिम्मा संभालने के बाद भी कलाम देश सेवा में जुटे रहे। इसी मिशन में लगे कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलोंग में उस वक्त हुआ जब वह IIM में लेक्चर दे रहे थे। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1836 दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड की स्थापना हुई। 1913 आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त का जन्म हुआ था। 1976 चीन के तंगशान में आए विनाशकारी भूकंप में 2,40,000 लोग मारे गए। 1992 प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का निधन हुआ। 1999 पौंडीचेरी के माही क्षेत्र से फ्रांसीसियों का शासन हटाने वाले प्रमुख शख्स I.K. कुमारन का निधन हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नई अनसुनी कहानी के साथ, एक नए इतिहास को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।